का 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में है इसमें। सबसे पहले है प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे, जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन सिम्पोजियम ऑन रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती है। ऑक्सफोर्ड बुक्स ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित हैं। तो ये बुक दे रखी है, बुक का नाम दे रखा है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स। इसमें प्लेटो की कविताएं संकलित हैं। प्लेटो द्वारा रचित फिलेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री के रूप में अधिक उपादेय नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होती हैं। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसमें यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त किया। मतलब यूरोप का जो पहला विश्वविद्यालय है उसका नाम है एकेडमिया, जिसकी स्थापना किसने की थी? प्लेटो ने। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। बाद में इसका नाम चेंज कर एकेडमी ऑफ प्लेटो रख दिया गया। प्लेटो के बाद है अरस्तु। अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्टोटलेस था। इनका संबंध यूनान से था, ये यूनान से आए थे। इन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है, इनको बेस माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है। अपने काव्यशास्त्र संबंधी पेरिपोएटिक्स में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तु की पेरिपोएटिक्स काव्यशास्त्र के 26 अध्यायों में निहित विषय इस प्रकार, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट उसके अंदर है वो बताया गया। इसमें सब्जेक्ट है अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेद है। अध्याय 6 से 19 में मुख्य भाग, जिसमें त्रासदी का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। अध्याय 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है। अध्याय 21-22 में लक्षणा एवं पदावली विवेचन है। अध्याय 23 और 24 में महाकाव्य का निरूपण है। अध्याय 25 में विद्वानों द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु मत है। अध्याय 26 में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना है। अरस्तुकृत पेरिपोएटिक्स में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया है। अरस्तु की रचना पेरिपोएटिक्स को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। अब 2 आधार कौन से हैं? यूनान के काव्य स्वरूप की स्पष्टता एवं वस्तुगत विश्लेषण के लिए प्लेटो के आक्षेपों का विरोध अथवा निरावरण। इन 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। यूनानी भाषा में लिखी पेरिपोएटिक्स का अंग्रेजी में टी विंस्टेल्नी ने ऑन पोएटिक्स नाम से 1780 में अनुवाद किया है। इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया, उसका नाम रखा ऑन पोएटिक्स। पेरिपोएटिक्स में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द, उनमें कौन कौन से यूनानी शब्द आए हैं? पहला है मिमेसिस, इसको इमिटेशन कहते हैं और हिंदी में अनुकरण कहते हैं। कथॉर्सिस इसको विरेचन कहते हैं। पेरिपेटिया इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ सिचुएशन अलग हो जाना, यानी स्थिति विपर्य, स्थिति का उल्टा हो जाना। अनग्नोसिस इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन इंग्लिश में और हिंदी में अभिज्ञान। माइथास इंग्लिश में प्लेट है और हिंदी में विवेचना। एथोस का मतलब इंग्लिश में कैरेक्टर होता है और हिंदी में चरित्र। पाथोस का मीनिंग है इमोशन और हिंदी में भाव। प्रॉक्सिस का इंग्लिश मीनिंग है एक्शन और हिंदी है कार्य व्यापार। तो ये कुछ यूनानी शब्द आए हैं जिनका इन्होंने ट्रांसलेशन करके बताया है। इन सभी शब्दों के पारिभाषिक रूप को नीचे बताया गया है। सबसे पहला अनुकरण क्या होता है? रूपांतरण का वह उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी अथवा है उसे वैसा ही बताया या दर्शाया जाए जैसा उसका होना या पाया गया है। मतलब जैसा था वैसा इसको एक्सप्लेन किया गया, वैसा दिखाया गया, तो वो अनुकरण है। विरेचन का मतलब क्या होता है? इसका पारिभाषिक अर्थ भारतीय चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक शुद्धता के लिए प्रयोग होता है। कला क्षेत्र में इस शब्द को करुणा और भय के स्थान पर भावात्मक विश्रांति अथवा भावात्मक शुद्धता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब इमोशनल चीज़ों को शो करने के लिए विरेचन शब्द का प्रयोग होता है। फिर है स्थिति विप्रिय मतलब विपरीत स्थिति। जब दुखांत में निहित कथानक को आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में मोड़ दे उसे स्थिति विप्रिय कहा जाता है, यानी कि रिवर्सल ऑफ सिचुएशन।
इसके बाद है अभिज्ञान। अभिज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत अज्ञान के रूप को ज्ञान में बदला जाता है। यहाँ कथा पात्रों के हृदय में प्रेम और घृणा का संचारण करती है, जिससे उनका भाग्य निर्धारित होता है। फिर है कला, प्रकृति का ही अनुकरण माना। कला जो है प्रकृति का ही अनुकरण है। चरित्र, चरित्र क्या होता है? गुण अथवा चित्त वृत्तियों को व्याख्या देने वाला पक्ष है। भाव, भाव यानी कि इमोशन, मनोदशा द्वारा उत्पन्न प्रस्तुति भाव। कार्य व्यापार, आंतरिक कार्यों का बोध उत्पन्न कराने वाली शक्ति है। अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। फिर है दुखांतक। दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर। दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विवेचन करे। फिर है प्रकृति। प्रकृति में बूचर प्रकृति को वस्तु का आंतरिक धर्म मानते हैं, जिसके द्वारा विश्व सर्जनात्मकता प्राप्त करता है। फिर है अरस्तु प्रकृति की 6 अर्थ मानते हैं। अरस्तु जो है प्रकृति के 6 अर्थ मानते हैं। 6 अर्थ कौन कौन से हैं? गति का कारण, घटक, आकृति अथवा रूप, तत्व, विषय अथवा वस्तु और विकास प्रक्रिया। देखनेस रिटोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार भी किया है। अरस्तु की कृति है वसीयतनामा। अरस्तु की कृति वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। कवि व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अरस्तु काव्य के 2 प्रकार मानते हैं। अरस्तु कवि के भीतर की गंभीरता और उदारता को वीर काव्य से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ कवि के क्षुद्र और विनोदी भाव को व्यंग्य काव्य से जोड़ते हैं। उदात्त मानव चरित्र को इन्होंने महाकाव्य के भीतर महत्व दिया है। महाकाव्य को लेकर अरस्तु ने कोई मुख्य परिभाषा नहीं दी। ट्रेजेडी पर बात करते हुए महाकाव्य पर भी विचार किया है। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है। अब इसके बाद आते हैं हॉरेस। अरस्तु के बाद है हॉरेस। हॉरेस काव्य के लिए प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रतिभा मतलब टैलेंट होना बहुत जरूरी, तभी काव्य होता है। तथा इनका प्रयोजन आनंद मानते हैं। कविता का प्रयोजन क्या होता है? आनंद देना। ऑर्स पोएटिका काव्य कला इनकी प्रसिद्ध कृति है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? ऑर्स पोएटिका। तो हॉरेस की जो प्रसिद्ध कृति है वो है ऑर्स पोएटिका। ये क्वेश्चन आ सकता है। हॉरेस औचित्य सिद्धांत को काव्य में महत्व देते हैं। फिर इसके बाद है लॉन्जाइन्स। लॉन्जाइन्स का जो मूल नाम है लॉन्गिनस। इनकी जो पुस्तक है वो है पैरी इप्सुस का प्रथम प्रकाशन रॉबर्ट तेलो ने करवाया था। पैरी इप्सुस इनकी पुस्तक है जिसका प्रकाशन किसने किया? रॉबर्ट तेलो ने। लॉन्जाइन्स ने अपनी रचना पैरी इप्सुस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। यह 60 पृष्ठों यानी 60 पेजेस के 44 अध्यायों का लघु काव्य ग्रंथ है, छोटा काव्य ग्रंथ है जिसमें 44 अध्याय हैं और 60 पेज हैं। लॉन्जाइन्स द्वारा रचित पैरी इप्सुस में अध्यायवार विषयों का वर्णन अग्रांकित है। अब कैसे कैसे हैं? अध्याय 1 से 7 में उदात्त को परिभाषित, ग्रंथ का उद्देश्य और दोषों का विवेचन किया गया है। अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों पर चर्चा, विचार और भावों की विवेचना है। अध्याय 16 से 19 में अलंकारों की विवेचना है। अध्याय 30 से 38 यानी कि 30 से 38 में शब्द, बिंब, रूप आदि की चर्चा की गई है। अध्याय 39 से 40 39 से 40 में रचना के स्वरूप का भव्यता से मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। अध्याय 41 से 43 में 41 से 43 में उदात्त विरोधी अन्य दोषों का वर्णन किया गया है। अध्याय 44 में यानी कि अध्याय 44 में नैतिक साहित्य के नाश की वजह पर चिंतन किया गया है। तो ये इनका अध्यायवार विषयों का वर्णन इसके अंदर दे रखा है। फिर आते ये मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लॉन्जाइन्स ने पैरी इप्सुस की रचना पत्र रूप में की है, जिसमें वह किसी पोस्टिम्यूस और तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं। लॉन्जाइन्स ने पहले हॉरेस से ऑर्स पोएटिका को पत्र के रूप में लिखा। पैरी इप्सुस का अंग्रेजी अनुवाद 1652 में जॉन हॉल द्वारा ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से किया था। उसका प्रकार मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। उस बुक का नाम रखा ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। पैरी इप्सुस का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है, मतलब इसका 2/3 पार्ट ही उपलब्ध है, बाकी 1/3 पार्ट मिसिंग है इसका। प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन किया गया है।
द्वितीय भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इन्हें प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिक समीक्षक भी मानते हैं। पैरी इप्सुस में सर्वाधिक उत्तम पुरुष का इस्तेमाल किया गया है। सैड्सबरी ने सबलाइम शब्द का प्रयोग ऑफ द हाइड ऑफ एलोक्वेंस के लिए किया। फिर है सब्लिमिटी इन द एको ऑफ द ग्रेट साउंड, मतलब उदात्तता एक महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ये किसने कहा है? ये लोजाइंस ने कहा है। सब्लिमिटी इज अ एको ऑफ अ ग्रेट साउंड, उदात्तता एक महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, ये भी लोजाइंस ने कहा। अब इसके बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है विलियम, इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था। वर्ड्सवर्थ को पोथटारिएट की उपाधि प्राप्त थी। पोथटारिएट की उपाधि इनको प्राप्त थी। प्रकृति उनके विचारों का मूल थी, मतलब उनके विचार कहाँ से आते थे? नेचर से आते थे। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और ऑल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। ऑल्प्स पर्वत ने इनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया, और फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति ने उनके विचार को प्रभावित किया था। सन 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस प्रकाशित हुआ था। 1795 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणत हो जाता है, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली। इस संग्रह पर नव अभिजात्यवादियों ने जमकर आक्रमण किया। इसके बाद नेक्स्ट राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक हैं। आर्नल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है, उन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आर्नल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ कल्चर ऑफ एनार्की में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन व तीव्र भावों की संभावनाएं हों। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक, अनविनती, अनुपात, सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे उसके वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग हो, और कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की भी बात हो। कार्य व्यापारों की गुरुता, चरित्रों का उदात्तता, स्थिति की तीव्रता को आर्नल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की सफलता का कारण माना, और काव्य में विचारकों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापारों के निरूपण पर बल दिया। फिर है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ये एक महत्वपूर्ण कवि और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। नाटक के लिए ड्राइडन ने जीवंत प्रतिबिंब एवं मानव प्रकृति चित्रण रूप की संज्ञा दी है। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति, उनकी जो प्रसिद्ध कृति कौन सी है? एसे ऑफ डेमोक्रेटिक पॉइजी 1668 में आई थी। इसके भीतर निएंडर नामक पात्र की भूमिका में वे स्वयं प्रस्तुत थे, मतलब उन्होंने खुद ही इसका रोल प्ले किया है। ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है, ये ड्राइडन का कहना है। ड्राइडन ये भी कहते हैं कि उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। इसके बाद है कॉलरिज। कॉलरिज यह एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। कॉलरिज द्वारा काव्य की अवधारणा जैववादी सिद्धांत पर निर्मित की गई थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर सन 1798 में लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य किया। इनकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इस रचना में साहित्य में स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का उदय माना जाता है। कॉलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी। इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है, किंतु ना तो वह पूर्णतः साहित्यिक है, ना पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का मिश्रण है। सैंड्सबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तु और लॉन्जाइन्स के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कॉलरिज को दिया है।
फिर है बेनेडिक्टो क्रोचे। बेनेडिक्टो क्रोचे यह एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ इम्प्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स नाम से अपना पहला निबंध इन्होंने 1900 ईस्वी में लिखा था। 1902 में लॉ कृतिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन ने एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। एस्थेटिक क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके दो भाग हैं। इसके प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद है डगलस एंसले। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो डगलस एंसले ने किया। क्रोचे की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933, ये दो अलग से इनकी रचनाएं हैं। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं, मतलब कला निर्माण में प्रतिभा एक मूल कारण होती है। काव्य के संदर्भ में क्रोचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद है टी.एस. इलियट। इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है तथा उनके विचार नव्य शास्त्रवाद यानी कि न्यू क्लासिज्म में शामिल किए जाते हैं। इनके गुरु आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतियाना माने जाते थे। इनके दो गुरु थे, आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतियाना। इलियट की मूल भावना का स्वरूप उनके लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में समाहित है जो दी सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने निजी काव्य कर्मशाला का उपजात अथवा काव्य निर्माण में अपने चिंतन के विस्तार को ही आलोचना माना। इलियट ने कार्यत्री और भावयत्री को एक दूसरे का पूरक माना है तथा उनका मानना है कि आलोचक और कवि एक ही व्यक्ति होते हैं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर इन्होंने सन 1920 से 1939 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई, मतलब उसी की वजह से वो फेमस हुए। इनकी द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध काव्य रचना पहल 1922 ईस्वी में इसी क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1948 में टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद है आई.ए. रिचर्ड्स। अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रथम बार निर्मित करने का श्रेय रिचर्ड्स को दिया जाता है। रिचर्ड्स सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ मानते हुए पाठक अथवा दर्शक के भीतर उत्पन्न प्रभाव के रूप में देखते हैं। नई समीक्षा द न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान कराने वाले आलोचकों में सबसे अग्रणी हैं। ये आलोचना के दो भेद रिचर्ड द्वारा माने जाते हैं। आलोचनात्मक अनुभूति मूल्य का वर्णन। आलोचना के दो भेद रिचर्ड द्वारा माने जाते हैं, आलोचनात्मक अनुभूति मूल्य का वर्णन और प्राविधिक अनुभूति साधनों का वर्णन। मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। रिचर्ड्स का यह मत था कि कलाएं जीवन के संचित मूल्यों का समूह है जिसके असाधारण पुरुषों के जीवन का पहलू उद्धृत होता है। रिचर्ड्स ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक विषयों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य है, अनुभूतियों की श्रेष्ठता, कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद मूल्य आदि। अपने दो सहयोगी लेखक कौन थे? C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड। अपने दो सहयोगी लेखक C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1922 कर आलोचना के क्षेत्र से जुड़ गए। C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर रिचर्ड्स ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना भी की जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ। रिचर्ड्स ने लगभग 12 ग्रंथ लिखे और उनके अंतिम ग्रंथ बियॉन्ड जो 1974 में प्रकाशित हुआ। रिचर्ड्स की ख्याति का मूल आधार है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये इनका ग्रंथ था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इससे वो फेमस हुए, जो कि 1929 में आया था। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 नामक उनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही गई, काफ़ी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। अब प्रमुख का पाश्चात्य विचारक व उनका जन्म स्थान।
पाश्चात्य विचारक उनके जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है प्लेटो। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। अरस्तु का जन्म हुआ मकदूनिया में। लॉन्जाइन्स का जन्म यूनान में हुआ था। वर्ड्सवर्थ का जन्म जो इंग्लैंड। कॉलरिज भी इंग्लैंड से थे। क्रोचे का जन्म इटली से है, इटली में हुआ। टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। और आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके। उसके बाद है प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। सिद्धांत और सिद्धांतकार दे रखे हैं। पहला सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, ये प्लेटो ने दिया था। विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत, ये अरस्तु ने दिए। उदात्त सिद्धांत, ये लॉन्जाइन्स का है। द्वंद्ववाद हीगल का है। स्वच्छंदतावाद, ये वर्ड्सवर्थ का है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का। अस्तित्ववाद सोरेन किरकेगार्ड का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये कार्ल मार्क्स का है। प्रतीकवाद जीन मोरियास और बादलेयर मिलार में, इन तीनों का प्रतीकवाद है। प्राकृतवाद सिद्धांत एमिल जोला का है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत फ्रायड का है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत जो है बेनेडिक्टो क्रोचे का है। महान यथार्थवाद और आलोचनात्मक यथार्थवाद, ये जॉर्ज लुकाच का है। बिंबवाद टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा सिद्धांत और उपन्यास का अंत, ये चारों सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के हैं। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा, ये तीनों आई.ए. रिचर्ड्स के हैं। यथार्थवाद कार्वे का है। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, ये डी.एच. लॉरेंस का है। कुत्सित यथार्थवाद, ये फ्लावर्ट का है। जादुई यथार्थवाद बुअलो का है। अति यथार्थवाद, ये आंद्रे ब्रेताम जो फ्रांस के थे और हर्बर्ट रीड जो इंग्लैंड के थे, इन दोनों का है। दादावाद, ये ट्रिस्टन जारा और जया आर का है। नव्य शास्त्रवाद, ये बेन जॉनसन का है। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, ये प्रोफेसर फर्डिनांड डी सस्यूर का है। फिर है मनुष्य की मृत्यु, विखंडनवाद, ये दोनों जॉक देरिडा के हैं। अजनबीपन, ये सिद्धांत स्केलोवस्की का है। विडंबना, विसंगति और अंतर्विरोध और विरोधाभास, ये क्लिंट ब्रूक्स का है। शुद्ध कविता रॉबर्ट पेन वॉरेन का है। साहित्य का समाजशास्त्र, ये सिद्धांत हिप्पोलिट तीन का है। विचारधारा का अंत, ये सिद्धांत डैनियल बेल का है। लेखक की मृत्यु, ये रोलाम बार्थ का है। लेखक का अंत लॉयन ट्रेलिंग का है। परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं, ये एडमंड विलियम्स का है। तो ये इनके थे सिद्धांत और उनके सिद्धांतकार। अब है इसके अंदर मनोवैज्ञानिक कला साहित्यिक चिंतक, फिर अस्तित्ववादी कला साहित्यिक चिंतन, कला साहित्य की सुचिंतन धारा और नई समीक्षा का नव्य आलोचन। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कला साहित्यिक चिंतन कौन कौन है? सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव युंग और डॉक्टर हैवलॉक एलिस। और अस्तित्ववादी कला साहित्यिक चिंतक है सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडिगर, कार्ल चॉम्स्की, काफ्का फ्रांज और जियो पॉल सार्त्र। कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा के जो राइटर है वो है बेनेडिक्टो क्रोचे, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, जॉन क्रो रैनसन और हर्बर्ट रीड। और नई समीक्षा या नव्य आलोचना के जो राइटर है वो है फ्रैंक रेमंड लिविस, एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंट ब्रूक्स, सर विलियम एम्पसन और मिडलटन मरे।